हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BECC 105 जून 2023 इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 के सॉल्यूशंस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 3 आवर्स का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है। तो मैंने क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों ओपन कर रखे हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड कराऊंगी और उसके बाद हम चलेंगे उसके आंसर्स पर। सो मेनली मैंने जितने भी इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उनके आंसर्स को मेंशन किए हैं। आपको थ्योरी क्वेश्चंस इजीली बुक से मिल जाएंगे और आप वहां से इजीली उन्हें रीड कर सकते हैं, इसलिए मैंने थ्योरी क्वेश्चंस को यहाँ पे नहीं लिखा है। अगर टाइम मुझे मिला तो मैं थ्योरी क्वेश्चंस की भी एक PDF अपलोड कर दूंगी, जिसमें आपको इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे जो भी आपके थ्योरी क्वेश्चंस है। अभी हम चलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर, देखते हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट जो है वो यूटिलिटी फंक्शन मांग रहा है। ये आपको इजीली बुक से मिल जाएगा। यूटिलिटी फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है और डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करनी है वेरियस फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी फंक्शंस, अंडरलाइन इंडिफरेंस कर्व्स, जैसे आप परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्स और कॉफ-डगलस के फंक्शंस होते हैं, उनकी यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं, आपको उनको यहाँ पे शो करना है। कन्वेक्स यूटिलिटी फंक्शन, कनकेव यूटिलिटी फंक्शन, वो सब आप इनको उन सबको आपको यहाँ पे शो करना है। उसके बाद चलते हैं हम बी क्वेश्चन पर। बी क्वेश्चन मैं आपको थ्योरी क्वेश्चंस में थोड़ा सा आइडिया दे सकती हूँ कि आपको क्या लिखना है। अगर इसका आंसर मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर इनके आंसर्स भी अपलोड करूँ। तो आइए बी क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको डिमांड फंक्शन दिया गया है, Q इज इक्वल 60 माइनस 2 की 2p 2 इंटू पी की पावर 0.5 एंड प्राइस हमें दिया हुआ है 676। हमें बोला गया है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल के बताओ। तो आइए देखते हैं इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट आपको बोल चुकी हूँ मैं बुक से, और बी क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है। तो पहले आप जल्दी से क्वेश्चन से चीजें उतार लिए जो भी आपको मिली है, क्योंकि बार बार अगर आप क्वेश्चन को रेफर करेंगे बार बार क्वेश्चन पेपर से, तो कई बार चीजें जो है उनकी वैल्यूज गलत हो जाती है। तो मेन सबसे पहला फंक्शन ये होता है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन में जो आपको गिवन चीज है उनको यहाँ पे नोट कर लें। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एट प्राइस इज इक्वल 676, क्योंकि हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है तो हम पहले इस प्राइस पे हमारी क्वांटिटी क्या आ रही है वो निकाल लेते हैं। तो मैंने उसी को सॉल्व किया, 60 माइनस 2 इंटू 676 टू द पावर 0.5, क्योंकि ये 26 का स्क्वायर होता है इसीलिए यहाँ 26 आ गया, और यहाँ पे क्यू की वैल्यू आ गई 8। उसके बाद मैंने यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लिखा है dQ अपॉन dP, मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P इंटू में P अपॉन Q। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ P आपको यहाँ Q निकाल के दिखा रखा है विद रिस्पेक्ट टू P। आपको पता है कोई भी नंबर होता है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस में 2 ऐसे कैसा रहता है, और अब यहाँ पे p टू द पावर 0.5 का हम डेरिवेटिव निकालेंगे। इसमें कैसे होता है कि ये पावर जो है आगे आ जाती है और यहाँ पे इसकी जो उसके बाद इसको हम लिखते हैं और यहाँ पे ये -1 हो जाता है। तो आप देख सकते हैं 0.5 p और 0.5 -1 कितना होता है, -0.5। तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। इसको 2 इंटू 0.5 क्या होता है, 1 होता है, तो आपका ये बच गया। तो ED क्या होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही होती है। तो जैसे यहाँ पे मैंने माइनस P हमें क्योंकि गिवन था 676, मैंने उसे मेंशन कर दिया, उसकी पावर -0.5 हो गई, और यहाँ पे P क्या है हमारे पास 676 अपॉन में क्वांटिटी क्या है 8, वो मैंने यहाँ पे सेम टू सेम लिख दिया है। उसके बाद क्योंकि इसकी पावर माइनस में है तो हमने इसे नीचे भेज दिया और पावर सेम रहेगी, माइनस हट गया, इंटू में 676 और 8। आपको पता है यहाँ पे 1 है इसकी पावर, यहाँ पे 0.5 है, जब ये ऊपर जाता है तो 1 माइनस 0.5 बचा और अपॉन में 8 बच गया। तो 676 किसका रूट होता है, 26 का 670 हाँ 26 का, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर होता है, सॉरी 26 का, तो 26 आ गया और यहाँ पे 8 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया -3.45। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट, जिसमें आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दी गई है। बहुत बेसिक क्वेश्चन, आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, हर बार ही बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और इसको करने का सबसे इजी तरीका मैं आपको दिखा चुकी हूँ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया रिटर्न्स टू स्केल एंड रिटर्न्स टू फैक्टर में डिफरेंस बताओ। ये इजीली आपको बुक से मिल जाएगा। उसके बाद बोला गया कि रिलेशनशिप बताओ एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट में थ्रू द कर्व शोइंग 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। तो आपको 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन दिखाने पड़ेंगे, जहाँ पे बिफोर इंटरसेक्शन, उनके इंटरसेक्शन और आफ्टर इंटरसेक्शन दोनों कर्व का, वो 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन आपको बुक से इजीली मिल जाएगा। आप वहां से ये डायग्राम देख सकते हैं और उसी को यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद है गिवन द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ फर्म
आपको इसमें से मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए बोला है। सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आता है इग्नो का वो यही आता है, एमपीएल और एमपी के निकालो। बहुत इजी क्वेश्चन है और डिग्री ऑफ होमोजेनिटी में आपको दिखाऊंगी, बहुत इजी है उसका वे निकालने। तो ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, ए आपको बुक से मिल जाएगा। बी पार्ट में पहले ही मैंने बताया आपको, जो भी दिया गया है उसको लिख लीजिए। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होता है कि क्यू का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एल। यहाँ पे डेल इसीलिए आया, ये जो ये साइन देख रहे हैं आप, ये डेल का साइन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्यू जो है वो दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, एल और के का, तो इसीलिए हमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव करने के लिए हम डेल लगाते हैं। तो डेल क्यू किसके रिस्पेक्ट में, लेबर के रिस्पेक्ट में, तो एल आ गया। सेम वही है, एल हम यहाँ पे इसको सेम टू सेम रखेंगे और इसका डेरिवेटिव करने के लिए इस पावर को आगे ले आएंगे और एल के ऊपर एल सेम रहेगा और एल के ऊपर जो पावर होगी उसमें से -1 कर देंगे। तो वही हुआ है, 1 में से 0.75 गए तो कितना बचे 0.25, क्योंकि वो -1 यहाँ पे था तो -0.25 है। सिमिलरली मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, क्यू का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, वही यहाँ पे हुआ है 0.25 आगे आ गया, के यहाँ पे यही रहा, 0.25 में से -1 हो गया तो -0.75 आ गया और एल की वैल्यू जो है सेम टू सेम रही। अब डिग्री ऑफ होमोजेनिटी चेक करने का, होमोजेनिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एल को और के को एक अज्यूम्ड वेरिएबल, एक अज्यूम्ड कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, लैम्डा, तो हमने यहाँ पे हमने एल और के को, आप देख सकते हैं ये एल और के है, हमने इसको डेल एल और डेल के से रिप्लेस कर दिया। तो जैसे ये डेल एल और डेल के से रिप्लेस हुआ तो आपको पता है इसकी पावर जो होती है वो दोनों से होती है, तो डेल 0.75 अलग आ गया, एल 0.75 अलग आ गया, और ऐसे ही डेल लैम्डा 0.25 अलग आ गया और के 0.25 अलग आ गया। ये लैम्डा है, सॉरी गाइस। उसके बाद तो 0.75 आपको पता है, अगर सेम लैम्डा हो तो उनकी पावर जो है प्लस हो जाती है, तो 0.75 प्लस 0.25 कितना होता है 1, तो लैम्डा की पावर 1 हो गई। और L 0.75 और K 0.25, तो आपको पता है ये क्यू ही थे, तो मैंने इसको लैम्डा क्यू के इक्वल लिख दिया। जब ये लैम्डा की पावर, जब आपकी ये सिचुएशन हो जहाँ पे क्यू फंक्शन ऑफ लैम्डा एल लैम्डा के इज इक्वल टू लैम्डा क्यू, जहाँ पे लैम्डा की पावर 1 हो, तो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी मतलब कि पावर ऑफ लैम्डा या डिग्री ऑफ लैम्डा अगर जो भी होती है हम उसे डिग्री ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ होमोजेनिटी क्या है 1। अगर यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर होता तो लैम्डा डिग्री ऑफ होमोजेनिटी क्या होती 2। अगर यहाँ लैम्डा की पावर 0.5 होता तो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी क्या होती 0.5। ये होता है डिग्री ऑफ होमोजेनिटी निकालने का तरीका। बहुत बेसिक तरीका है और बहुत बेसिक आंसर था। आप देख सकते हैं इतने छोटे से आंसर में आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। आपको यहाँ पे इग्नोर जो है इसके 8 मार्क्स देते हैं, तो बहुत सॉरी हाँ जी, यहाँ पे आपको 8 मार्क्स देता है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप इनको जरूर अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, उसमें आपको एफिशिएंसी टर्म का की डेफिनेशन पूछे। उसके बाद आपको बोला गया कि पैरेटो ऑप्टिमैलिटी बताओ जनरल इक्विलिब्रियम फ्रेमवर्क में। आप इसे बुक से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, एक कंसीडर करो एक फर्म है जिसको अपने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स बेचने हैं जो उसने मैन्युफैक्चर किया है 181 पे। तो ये एक टाइप से का प्रोडक्ट का प्राइस हुआ, तो 181 ईच है, तो एक का प्राइस 181 है और 240 वो फिक्स्ड कॉस्ट की तरह पे करती है और उनकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो 14 रुपीज पर यूनिट है। तो ये आपको एक टाइप से वेरिएबल कॉस्ट हो गई। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट इंटू क्यू, तो 14 इंटू क्यू आपकी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। और आपको बताया गया है कि आपको पूछा गया है कि ब्रेक इवन कहाँ हो रहा है। अगर ब्रेक इवन होने पे मतलब आपको कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, तो ब्रेक इवन कब होता है जब आपको प्रॉफिट 0 हो, और प्रॉफिट 0 कब होता है जब आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो टोटल कॉस्ट के इक्वल हो। तो मैंने गिवन चीजों को पहले ही लिख लिया, फिक्स कॉस्ट इतना है, मार्जिनल कॉस्ट इतना है, और ब्रेक इवन कब होता है टोटल रेवेन्यू जब टोटल कॉस्ट के इक्वल हो। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस आपका 181 है और क्वांटिटी मल्टीप्लाई होता है। और टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है 14 जो मैंने अभी आपको बताया, तो वो यहाँ पे लिखा है। ब्रेक इवन क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रख देंगे। इक्वल रखने पे आपको पास क्यू की वैल्यू आ गई 1.75 यूनिट्स। तो ये ब्रेक इवन पे क्या कर रही है फर्म, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करिए 1.75 यूनिट्स प्रोड्यूस करिए। देखा आपने कितने इजी क्वेश्चंस है और इग्नो आपको इनके 8 मार्क्स देता है। बहुत बेसिक है, इजीली आप इनमें स्कोर कर सकते हैं। Question number 4 है state the concept of cost minimization using the ISO cost, explain the analytical approach for cost ISO cost analysis।
तो ये आपको बुक में से मिल जाएगा कि क्या है कॉस्ट मिनिमाइजेशन का कंसेप्ट और आइसो कॉस्ट से आप कैसे इसे दिखा सकते हैं। बी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आंसर देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि कितना बेसिक क्वेश्चन था। आपको टोटल कॉस्ट दी गई है, आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, एवरेज कॉस्ट निकालनी है और आपको स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट निकालनी है। आपको ये दोनों आते हैं तो इनको अटेम्प्ट जरूर कर कर आइए, आपको एक प्यार से 6 मार्क्स जरूर देगा, इसके आपको 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स इग्नोर काटेगा। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन आता है तो अटेम्प्ट जरूर करके आइए। देखते हैं इसका आंसर। फोर्थ का ये आपको बुक से मिल जाएगा, मैंने मेंशन कर दिया है। बी पार्ट पे चलता है। टोटल कॉस्ट गिवन है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्यू। फर्स्ट डेरिवेटिव करना है आपको टोटल कॉस्ट का विद रिस्पेक्ट टू क्यू। आइए देखते हैं कैसे होता है। मैंने आपको कहा था कोई भी कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ऐसे ही रहता है और क्यू क्यू क्या क्या करेंगे, 3 आगे आ जाता है और क्यू के ऊपर जो पावर होती है उसमें से -1 हो जाता है। तो आप देख सकते हैं 3 यहाँ ऐसे ही रहा, क्यू ऐसे रहा और 3 -1 करेंगे तो 2 आ गया, तो 3q² हो गया। माइनस में सिमिलरली ऐसी 2 आगे आ गया तो 3 to the 6 हो गया और q की पावर में से -1 हो गया तो 2 - 1 1 हो गया तो q बच गया प्लस 25। अब इसमें भी आप देख सकते हैं q की पावर 1 है तो 1 आगे आ गया, 25 × 25 25 और 1 में से 1 गया 0 तो q की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ सिर्फ 25 बच गया और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। अब इसे बस मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे लिखना है, आपकी आ गई मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट ऑफ 1 में क्यू। आपको हर एक टर्म के नीचे क्यू से डिवाइड कर देना है, बस एक क्यू गया तो q² बच गया, एक क्यू गया तो q बच गया, यहाँ से q से q चला गया तो 25 बच गया और 20/q ऐसा का ऐसा। ये था एवरेज कॉस्ट। उसके बाद है स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट। कुछ नहीं होता, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। वही सेम फॉर्मूला है, 0.5 ऐसे ही रहा, 2 आगे आ गया, q की पावर में से 2 में से -1 हो गया तो q बच गया। ये हो गया फर्स्ट टर्म। -3 के इंटू q है भाई, अगर आपको सिर्फ q होता है तो इसका 1 होता है डेरिवेटिव, 3 बच गया। 25 का डेरिवेटिव 0 हो गया और 20 और यहाँ पे आप q को हम -1 कंसीडर करो, आप इसको ऊपर ले आओ, q की पावर -1 हो गई तो -1 आगे आ गया और q की पावर में से -1 -2 हो गया तो -2 हो गया तो q की पावर -2 को हमने नीचे ले आए तो वो q² बनी। ये सेम ऐसी स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट आपका। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनमें स्कोर करना चाहें, आपको इनके 8 मार्क्स दे रहे हैं, आप इजीली इनमें स्कोर कर सकते हैं। सेक्शन बी पे चलते हैं। क्वेश्चन 1 पर 5th के ए पार्ट मैं जरूर बताऊंगी आपको। कंज्यूमर सरप्लस एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। कंज्यूमर सरप्लस बहुत इजी कंसेप्ट है समझने के लिए और आपको ये आंसर में बहुत प्यार से आप 8 मार्क्स ले सकते हैं। आपको ये बुक से इजीली मिल जाएगा। बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में आपको दिया गया है कि आपको क्वांटिटी फंक्शन, डिमांड फंक्शन दिया गया है और आपको बोला गया कि मार्केट प्राइस 3 है। कुछ नहीं करना, इस मार्केट प्राइस पे पहले क्वांटिटी निकाल लो, फिर आपको क्या करना है, डिमांड फंक्शन बनाना है। डिमांड फंक्शन की लाइन, ये डिमांड फंक्शन है, मतलब कि डिमांड कर्व है। तो जब प्राइस 0 होगा तो क्वांटिटी कितनी होगी? 250 और जब क्वांटिटी 0 होगी तो प्राइस कितना होगा? 10। ऐसे डिमांड फंक्शन का ग्राफ बन गया। उसके बाद आपको प्राइस क्या रहेगा? 3, तो यहाँ 3 मार्क कर दो और उसके बाद आपको क्वांटिटी कितनी आई उसी पे 175। तो कंज्यूमर सरप्लस होता है एरिया अबव द प्राइस एंड बिलो द कर्व, मतलब कि कर्व के नीचे का एरिया और प्राइस के ऊपर का एरिया। तो ये वाला प्राइस, ये हो गया कंज्यूमर सरप्लस। बस आपको ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला निकालना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वही आप कर रहे हैं, 10 में से 3 माइनस कर रहे हैं ताकि आपकी हाइट आ जाए और यहाँ पे बेस हो जाए 175। यही हमने किया और आपका कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट हो गया और इसी के आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आपको क्वांटिटी फंक्शन दिया गया है, प्राइस दिया गया है और डिमांड फंक्शन दिया गया है, प्राइस दिया गया है और आपको इनकम दी गई है। y जो होती है इनकम होती है, तो आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको पता है। p दिया है, y दिया है, जल्दी से q पुट करके q में पुट करके q की वैल्यू निकाल दो। सबसे पहले मैंने वही किया, p दिया है, y दिया है, पहले सारी चीजें लिख ली जो हमें मिली थी और जल्दी से q में उसे पुट करके हमारे पास क्वांटिटी आ गई। अब वही जो मैंने ऊपर एक फंक्शन लगाया था वही यहाँ पे लगाया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल लो। डेल क्यू क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे आप क्यू जो है p और y दोनों का फंक्शन है। ऊपर वो सिर्फ p का फंक्शन था इसलिए d लगाया था, लेकिन यहाँ p और y का फंक्शन है तो यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव होगा। डेल क्यू अपॉन डेल p इंटू में p बाई क्यू हो गया।
डेल क्यू बाई डेल पी क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 -2, पी का डेरिवेटिव 1 होता है, मैंने अभी आपको बताया, तो -2, और y क्योंकि यहाँ कांस्टेंट है, हमें p के रिस्पेक्ट में निकालना है ना, y के रिस्पेक्ट में, तो y तो कांस्टेंट रहा तो वो 0, तो आपका डेल क्यू बाई डेल पी -2 आ गया, -2 में इंटू प्राइस क्या था 25 और क्वांटिटी क्या थी 750, वो पुट किया और आंसर आ गया। सिमिलरली प्राइस इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है कि डेल क्यू बाई डेल वाई कर दो, अब वही ये कांस्टेंट था 0 हो गया, प्राइस कांस्टेंट है हमारे लिए, लेकिन इनकम में हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए y का डेरिवेटिव 1 हो गया और 0.02 बच गया, तो ये आ गया। अब इसको ही ऐसी ऊपर इनकम कितनी थी 5000 और क्वांटिटी कितनी थी 750, वही भी यहाँ पे पुट कर दिया और आंसर आ 0.133 आपका आंसर है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देख रहे हैं एकदम, और ये क्वेश्चन 12 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है। अगर आपको ये भी आता है तो आप ये भी करके आइए, एटलीस्ट आपको 6 मार्क्स स्कोर करने को मिलेगा, बट इतने इजी क्वेश्चंस को ड्रॉप मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है, कॉस्ट, आपको प्रॉफिट फंक्शन दिया है। अब प्रॉफिट फंक्शन आप देख सकते हो कि एक्स और वाई दो गुड्स के लिए, तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम आउटपुट निकाल लो इन गुड्स के लिए और प्रॉफिट निकाल लो इसका मैक्सिमम कंपनी का। तो आइए देखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम प्रॉफिट को डेरिवेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वही फॉर्मूला लगाए 160 जो मैंने आपको ऊपर बताया है। आपको y को कांस्टेंट रखना है, मतलब कि कांस्टेंट मतलब y एक नंबर की तरह चलेगा आपके, वैसे ही पहले x के साथ रिस्पेक्ट में डेरिवेट करो, फिर y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करो, ठीक है। इनको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखा है मैंने, और फिर इसको 0 के इक्वल रख दो दोनों को, और पहले x की वैल्यू निकाल लो y के टर्म्स में, और फिर y की वैल्यू निकाल लो x के टर्म्स में। तो चाहे तो y को x में पुट कर दो या x को y में पुट कर दो। तो जैसे ही मैंने क्या किया, मैंने y को x में पुट किया, मैंने ये 6x वाली इक्वेशन में ना y को पुट कर दिया, तो आप देख सकते हो मेरे पास x जो है 20 आ गया, और ऐसे ही मैंने फिर y स्टार में x को पुट कर दिया, y की जो वैल्यू थी इसमें x को पुट कर दिया, तो मेरे पास y की वैल्यू भी क्या गई 20। अब दोनों मैक्सिमम आउटपुट आ गया, अब इनको प्रॉफिट में पुट कर दो, तो आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो भी आ जाए। तो ये था आपका 7th क्वेश्चन, 12 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप इसमें इजीली स्कोर कर पाओगे। 8th का एक क्वेश्चन आपको बुक से मिल जाएगा। बी क्वेश्चन पे चलते हैं। बी क्वेश्चन में आपको यूटिलिटी फंक्शन दिया गया है, प्राइस दिया गया है क्वांटिटी 1 का, प्राइस दिया गया है गुड 1 का, और प्राइस दिया गया है गुड 2 का, और आपका मैक्सिमम बजट कितना है 0.20 रुपीज। तो आपको कह रहे हैं क्वांटिटी निकाल लो Q1 और Q2 की, जो आपकी यूटिलिटी जो है मैक्सिमाइज कर दो। तो मैक्सिमम यूटिलिटी पहले हम बजट कंस्ट्रेंट, मैंने आपको कहा था जो जो मिला हुआ है वो सब लिख लो जल्दी से। Q लिख लिया मैंने, यूटिलिटी फंक्शन लिख लिया, प्राइस 1 लिख लिया, प्राइस 2 लिख लिया, और बजट। इससे मैंने बजट कंस्ट्रेंट निकाल लिया, जो कि होता है px इंटू एक्स प्लस py इंटू वाई इज इक्वल टू 120। तो px क्या है यहाँ पे 1, और इंटू में x क्या है Q1, प्लस py क्या है 4, और इंटू में y क्या है Q2। तो हम इज इक्वल टू आपकी मनी इनकम, जो आपको मैक्सिमम इनकम दी गई है 120। तो ये आपकी आ गई बजट कंस्ट्रेंट। अब मैक्सिमाइज करने के लिए यूटिलिटी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है mu1 अपॉन में mu2 इज इक्वल टू p1 अपॉन p2। तो mu1 क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू Q1, ठीक है। तो वो Q1 1 हो गया और Q2 को ऐसे का ऐसा रह गया। ऐसे ही मार्जिनल यूटिलिटी 2 क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2 विद फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू Q2। तो Q1 ऐसा कैसा रहा, Q2 का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो Q1। अब Q2, अब यहाँ पे Q2 रखो, अपॉन में Q1 रखो, और प्राइस ऑफ 1 क्या है 1, और प्राइस 2 क्या है 4। तो आपको Q1 की वैल्यू क्या आ गई 4Q2। इस Q1 को उठा के यहाँ पे डाल दो, जैसे मैंने डाला तो मेरे पास Q2 की वैल्यू 15 आ गई, और मैंने इसी से Q1 को यहाँ पे 4 इंटू Q2 15 रखा, तो मेरे पास Q1 की वैल्यू भी आ गई। तो मेरे पास Q1 और Q2 दोनों आ गए। ये आपको मिल गया क्वांटिटी ऑफ Q1 और Q2, जो कि आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, इजी भी 2 मिनट में हो गया। आपको यही आपको बस करना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आपको यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन निकालना है। यहाँ पे आपको प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया। चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया, माइनस ऑफ MPL अपॉन में MPK। ये वही है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था। सेकंड क्वेश्चन में मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अपॉन में मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या हो गया, प्रोडक्शन फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू L। आपको याद तो मैंने वही किया, 16 ऐसा कैसा रहा,
ये 3/4 आगे आ गया, k की पावर 1/4 ऐसे ही रही, और यहाँ पे ये -1 हो गया तो -1/4 आ गया। ये हो गए MPL। सिमिलरली MPK, जब मैंने इन दोनों को ऊपर नीचे रखा तो आप देख सकते हैं 4/3 आ गया यहाँ। ठीक है, अब k की ये जब -1/4 प्लस 3/4, ये ऊपर जाके प्लस में चली जाती है ना वैल्यू, तो ये 1/4 प्लस 3/4 कितना हुआ, 1 हो गया, तो k की पावर 1k, और ऐसे ये नीचे आया तो L। तो ये आपके पास आ गया मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन है, आपको इजीली बुक से मिल जाएंगे, आप इन्हें वहां से रेफर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई डेफिनेटली ट्राई टू पुट देयर आंसर्स। आप मुझे बता सकते हैं कोई स्पेसिफिक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे लिखते हैं, तो आप मुझसे जरूर हेल्प मांग सकते हैं। मैं उसकी PDF भी अपलोड करने की मैं उसकी वीडियो भी अपलोड करने का ट्राई करूँ। तो ये था आपका BECC 105 जून 2023 इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 का सॉल्यूशन, इसके मैथमेटिकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। अगर आपको और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। दिसंबर 2023 का पेपर जो है BECC 105 का इग्नू ने अपडेट नहीं किया है अपनी वेबसाइट पे, इसीलिए उसका आंसर नहीं आया है, उसके आंसर सॉल्यूशन नहीं आया। अगर किसी के पास भी वो अवेलेबल है तो आप मुझे मेल पे या फिर टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं, मैं उसके आंसर्स भी जल्दी अपलोड करने का ट्राई करूंगी। और अगर आपको और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।